हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ मैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छी पढ़ाई चल रही होगी आपकी। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, इस समय क्योंकि वायरल डिजीज़ेज़ आप देख रहे हो लगातार बढ़ रही हैं। हालाँकि पैनिक होने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है अभी, ऐसी कोविड जैसी अभी सिचुएशन नहीं है। हालाँकि केसेज़ बढ़ रहे हैं, पर फिर भी सरकार गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अभी पैनिक बटन दबाने की हम लोगों को ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अब समय ऐसा है कि आपको सावधानी बरतनी चाहिए। सावधानी इस सेंस में कि अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप मास्क यूज़ करें, भीड़-भाड़ वाले इलाकों से बचें। ये आपके लिए इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है, बहुत सुनहरा टाइम है, बहुत गोल्डन पीरियड है। क्यों? अगर इस समय आप बीमार हो जाते हैं और 15 दिस 20 दिन अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं किसी वजह से, तो क्या होगा? बाकी सारे लोग जो आपके साथ हैं अभी, वो सब आपसे आगे निकल जाएँगे। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि आप तो आगे चल ही रहे हैं, लेकिन साथ वाले से भी आगे आपको चलना होगा। मैं इसलिए बता सकता हूँ ये क्योंकि अभी कुछ दिनों से मेरी भी तबीयत सही नहीं है। मुझे भी लगातार फ़ीवर और कफ़ वाली समस्याएँ हो रही हैं, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको पता है कि 3 मार्च से अपना बैच शुरू हो गया, बैच 3rd, और उस बैच में जो एडमिशन लेने की जो आखिरी तारीख है, वो है 7 तारीख। आपको लास्ट में एडमिशन मिल जाएगा आखिरी तक। उसकी 7 अप्रैल उसकी लास्ट डेट है। 7 अप्रैल के बाद इसमें एडमिशन क्लोज़ हो जाएँगे। हालाँकि सीटें बहुत तेज़ी से भर रही हैं। हो सकता है कि 7 से पहले भी एडमिशन क्लोज़ करने पड़ जाएँ, लेकिन 7 तारीख अभी ऑफ़िशियल इसकी लास्ट डेट है। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको कोड लगाना है एमबी लाइव। एमबी लाइव कोड लगाएँगे आप, तो जो प्राइस है, वो कितनी हो जाएगी? 18,999 रुपए हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वो 2 किताबें जिनका आधार बना के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्यों ये इम्पोर्टेंट है? ये इम्पोर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं कि क्या सर हम ये किताबें खरीद लें तो हमें और कुछ किताब खरीदने की ज़रूरत है या नहीं है? तो मैं आपको बता सकता हूँ कि इन दोनों किताबों में जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, चाहे हम बात करें सविंदर सिंह की, चाहे हम अंग्रेजी में जो किताब आती है जीसी लियोंग की, या हम बात करें माजिद हुसैन सर की किताब की, उन सभी किताबों में वो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारे लिए, या मैं कहूँ सिविल सेवा परीक्षा के लिए जो इम्पोर्टेंट है, वो सारे आपको इन दोनों किताबों में देखने को मिल जाएँगे। आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात कर रहे थे ज्वालामुखी के बारे में। हमने बात करी थी कि ज्वालामुखी क्या होता है, ज्वालामुखीयता क्या होती है? तो आपको याद होना चाहिए, आपको याद ये होना चाहिए कि ज्वालामुखीयता एक बहुत बड़ी चीज़ है और उसका एक छोटा पार्ट है ज्वालामुखी। ये है ज्वालामुखी और ये है ज्वालामुखीयता। या मैं कहूँ इसको वोल्केनिज़्म, और इसको मैं कहूँ वोल्केनो। अब क्या डिफरेंस है एक वोल्केनो में और एक वोल्केनिज्म में? हम बात करते हैं वोल्केनिज्म की सबसे पहले, और वोल्केनिज्म या ज्वालामुखीता में आप देखेंगे तो पाएंगे कि मैग्मा के जन्म, मैग्मा के जन्म से और कहाँ तक की हम बात करेंगे यहाँ पे, लावा के उद्गार तक की। वहीं पे अगर ज्वालामुखी की बात करूँ तो हम यहाँ पे बात करते हैं सिर्फ लावा का उद्गार। मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो ये आपको डिफरेंस दिखने को मिलेगा। इसीलिए ज्वालामुखीता, वोल्केनिज्म एक बहुत बड़ा टर्म है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। और हम लोगों को पता है कि हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, जूलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं। अगर हम जूलॉजी पढ़ते तो हम बहुत आगे तक जाते ज्वालामुखीता पढ़ने में, वोल्केनिज्म पढ़ने में। चूँकि हमको सिर्फ ज्योग्राफी पढ़नी है और वो भी सिविल सेवा परीक्षा की दृष्टि से पढ़नी है, तो हमारे लिए ज्वालामुखी पढ़ना अभी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ज्वालामुखी हम जब पढ़ रहे थे, तो हमने पाया था कि ज्वालामुखी को हमने बहुत भागों में विभाजित किया था। बहुत भागों में, जैसे हमने देखा था कि अवधि के आधार पे हमने ज्वालामुखी को विभाजित किया। हमने देखा था कि विस्फोटकता के आधार पे हमने ज्वालामुखी को क्या किया? विभाजित किया है। उससे पहले हमने बात करी थी लावा और मैग्मा की, कि लावा क्या होता है और मैग्मा क्या होता है। लावा और मैग्मा की बात करते हैं हम, तो हमने पाया था
कि ये पृथ्वी की भूपर्पटी है, धरातल है, या जिसको मैं कहूँ ये लिथोस्फेयर है, स्थलमंडल है। इस लिथोस्फेयर और स्थलमंडल के नीचे, या मैं कहूँ पृथ्वी की भूपर्पटी के नीचे, अगर आपको अर्ध तरल, अब इस अर्ध तरल में हमको तीन चीजें बात याद रखनी है। अर्ध तरल में कुछ पदार्थ किस अवस्था में होंगे? ठोस अवस्था में होंगे, कुछ पदार्थ द्रवीय अवस्था में होंगे, और कुछ पदार्थ गैसीय अवस्था में होंगे। ये जो अर्ध तरल पदार्थ है दुर्बल मंडल में आपको देखने को मिलेगा, और ये अर्ध तरल पदार्थ क्या कहलाएगा? जब ये धरातल के या भूपर्पटी के नीचे है, तब हमने इसको नाम क्या दे रखा है? हमने इसको नाम दे रखा है मैग्मा। और जब यही मैग्मा इस भूपर्पटी के ऊपर, इस लिथोस्फेयर प्लेट के ऊपर आ जाएगा, तब हम इसको क्या नाम देते हैं? तभी हम इसको नाम देते हैं लावा। तो आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि मैग्मा क्या होता है, लावा क्या होता है। कभी कभी क्या होता है, जब आप अपने साक्षात्कार में जाएंगे, आपके पर्सनैलिटी टेस्ट में जाएंगे, जिसको हम इंटरव्यू कहते हैं, तो वहां पे जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम अनकॉन्शियसली इन दोनों शब्दों को इंटरचेंज यूज कर लेते हैं। लावा की जगह हम लोग मैग्मा यूज कर लेते हैं, मैग्मा की जगह हम लावा यूज कर लेते हैं। लेकिन इंटरव्यू के समय हमको ये बातें ध्यान रखनी चाहिए कि हम लोग कौन से शब्द को कहाँ प्रयोग कर रहे हैं, कहाँ पे लावा का प्रयोग कर रहे हैं और कहाँ पे मैग्मा का प्रयोग कर रहे हैं। आपसे प्रारंभिक परीक्षा में भी पूछा जा सकता है कि लावा से क्या बनता है, मैग्मा से क्या बनता है, और वहां पे कुछ ऑप्शंस होंगे। ऐसी स्थल आकृतियां जो इस भूपर्पटी से नीचे बन रही होंगी, वो सब किससे बन रही होंगी? मैग्मा से निर्मित हो रही होंगी। और ऐसी स्थल आकृतियां जो इस भूपर्पटी के ऊपर बन रही होंगी, वो सब किससे निर्मित हो रही होंगी? लावा से निर्मित हो रही होंगी। अगर प्रारंभिक परीक्षा में आपसे सवाल पूछ लिया कि लावा से निर्मित स्थल आकृतियां कौन कौन सी हैं, और उसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको दे दिए। ऑप्शन में बिल्कुल ऐसी स्थल आकृतियों के नाम भी वो देगा जो मैग्मा से निर्मित है। अगर वहां पे आपने बहुत अच्छे से सवाल को नहीं पढ़ा, या आपको नहीं पता लावा और मैग्मा में क्या डिफरेंस है, तो हम लोग क्या करेंगे, गलती से उस ऑप्शन को टिक करके आ सकते हैं जो मैग्मा से निर्मित है, जबकि पूछा हमसे गया लावा से निर्मित क्या है। आगे हम बढ़े थे, तो हमने देखा था कि जो मैग्मा है, अब यहाँ पे हम दोनों की बात कर सकते हैं, यहाँ पे मैग्मा की भी बात कर सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे हम लावा भी, मैं इसको कह सकता हूँ। क्यों कह सकता हूँ यहाँ पे? क्योंकि जो मैग्मा है वही बाहर आके क्या बनेगा? लावा बनेगा जब ठंडा हो जाएगा। तो अगर मैग्मा की प्रकृति कुछ है, तो वही किसकी प्रकृति होगी? लावा की प्रकृति होगी। तो मैग्मा अगर गाढ़ा है, मैग्मा अगर गाढ़ा है, तो कैसा होगा वो होगा अम्लीय। और मैग्मा अगर पतला है तो वो कैसा होगा? क्षारीय होगा। अम्लीय मतलब एसिडिक, अम्लीय मतलब एसिडिक होगा, और क्षारीय मतलब बेसिक होगा। अब अम्ल और क्षार ये क्या होते हैं, इसकी हम बात करें थोड़ी सी। ये अम्ल क्या होता है और क्षारीय क्या होता है? तो अम्ल, इनको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं एसिड, और दूसरा है क्षार, जिसको हम बोलते हैं बेस। आपको हमने बहुत जनरल बोलचाल की भाषा में हम बोलते हैं कि हमारे एसिडिटी हो रही है। एसिडिटी का मतलब क्या हो रहा है? हमारा जो स्टमक है, हमारा जो पेट है, उसमें क्या बढ़ चुका है? एसिड बढ़ चुका है। तो हम लोग एक दवाई लेते हैं, आपने सुना होगा एंटासिड जिसको कहा जाता है, सफेद रंग की दवाई होती है। उसमें क्या होता है? बेसिकली उसमें होता है बेस, क्षार होता है। जब एसिड बढ़ चुका है और एसिड में आप क्षारीय कोई दवाई ले लेंगे, तो क्या करेगा? वो उसको न्यूट्रल कर देगा। क्या कर देगा? उसको न्यूट्रल कर देगा। अब ये कैसे पता लगाया जाए कि कोई चीज एसिडिक है, कोई चीज बेसिक है, या कोई चीज न्यूट्रल है? तो जैसे हमने स्केल देखा है, अलग अलग तरीके के स्केल हो सकते हैं। इसी तरीके से एक स्केल होता है जिसको बोला जाता है पीएच स्केल। क्या बोलते हो आप इसको? पीएच स्केल। पीएच स्केल कैसा होता है? कुछ इस प्रकार आपको पीएच स्केल देखने को मिलेगा, ऐसे समझते हैं। और इसके बिल्कुल मध्य में, बिल्कुल सेंटर में आपको क्या देखने को मिलेगा? 7 देखने को मिलेगा। यहां से ये शुरू हो रहा है, 1 से शुरू होगा और 14 तक रहता है। अगर किसी
किसी भी सॉल्यूशन का, किसी भी पदार्थ का अगर पीएच का जो माप है वो 7 आ रहा है तो उसको आप क्या कहोगे, वो कैसा है, वो है न्यूट्रल। अगर किसी भी कोई सॉल्यूशन है, आपने पीएच स्केल उसका चेक किया, पीएच उसका चेक किया और उसका पीएच कितना आ गया, 7 आ गया, तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन कैसा है, वो न्यूट्रल है। अगर उसका पीएच का मान 7 से कम आ रहा है तो वो कैसा होगा, वो होगा एसिडिक, और 7 से ज्यादा आ रहा है तो कैसा होगा, बेसिक, क्षारीय, और यहां मैं कहूंगा उसको अम्लीय। अब सोचिए किसी सॉल्यूशन का जो पीएच मान है वो आ रहा है 1, इसका मतलब वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्या है, एसिड है। और किसी पीएच का मान आ रहा है 13, इसका मतलब वो बहुत स्ट्रॉन्ग क्या है, बेस है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या होता है एसिडिक, क्या होता है बेसिक। इसके अलावा भी पीएच पीएच से हम ये माप सकते हैं कि क्षारीय अम्लीय। अगर पीएच स्केल आपके पास नहीं है तो फिर आप कैसे मापोगे, तो एक और टेस्ट होता है इसके लिए, लिटमस पेपर टेस्ट जिसको कहते हैं। लिटमस जैसे आप नॉर्मली हमारा पेपर होता है, ऐसे एक पेपर आता है लिटमस पेपर बाजार में। उस लिटमस पेपर को अगर आप किसी सॉल्यूशन में डिप करेंगे, किसी सॉल्यूशन में आप डालोगे उसको, तो क्या होगा, वो दो रंग आपको देगा, या तो वो लाल रंग का हो जाएगा या वो नीले रंग का हो जाएगा, या तो ब्लू कलर का हो जाएगा या रेड कलर का हो जाएगा। अगर लिटमस पेपर आपका लाल रंग का हो गया, लिटमस पेपर अगर लाल रंग का हो गया, रेड कलर का हो गया, इसका मतलब वो सॉल्यूशन है या जो वो भी जो पदार्थ है वो कैसा है, वो है एसिडिक है, वो अम्लीय है। और वहीं अगर लिटमस पेपर आपका ब्लू कलर का हो गया, नीले रंग का हो गया, तो वो जो पदार्थ है वो कैसा है आपका, वो है बेसिक है, वो है क्षारीय। तो दो चीजों से हम लोग पता लगा सकते हैं कि एसिड क्या है और बेसिक क्या है। तो इसी प्रकार हमने पता किया कि लावा या मैग्मा, इसकी भी दो प्रकृति हो सकती है, या तो ये अम्लीय हो सकता है या ये क्षारीय हो सकता है। हमने देखा जो अम्लीय मैग्मा होता है वो कैसा होता है, वो गाढ़ा होता है, जबकि जो क्षारीय मैग्मा होता है वो कैसा होता है, वो पतला होता है। अब ये गाढ़ा और पतला कैसे समझ रहे हैं, गाढ़ा और पतला समझने के लिए आप समझिए कि आपने एक हाथ में आपके पास पानी की बोतल है, दूसरे हाथ में आपके पास शहद की बोतल है, और आपके हाथ से दोनों गिर गई। तो जैसे ही, और कांच की बोतल थी दोनों, कांच की बोतल जैसे ही आपके हाथ से गिरे तो टूट जाएंगी। पानी जो होगा, पानी की बोतल में जो पानी था वो बह के काफी आगे तक चला जाएगा। लेकिन जो शहद की बोतल है वो जब टूटेगी तो आप देखेंगे कि शहद बहुत आगे तक वनस्पति पानी के मुकाबले वो काफी पीछे रह जाएगा। क्यों रह जाएगा, क्योंकि वो कैसा है, वो है गाढ़ा। कैसा है, वो गाढ़ा, गाढ़ा है और चिपचिपा भी है। चिपचिपा समझते हैं ना आप, जैसे उसको हाथ में लेंगे और हाथ में ऐसे करेंगे तो चिपचिपा आपको दिखेगा। वहीं पे आप पानी देखोगे तो पानी आपको चिपचिपा नहीं दिखेगा। तो पानी कैसा है, पानी पतला है, और शहद कैसा है, शहद गाढ़ा है। अगर आपका मैग्मा या लावा अम्लीय है तो वो कैसे होंगे, वो गाढ़े होंगे। वहीं पे अगर मैं बात करूं आपका मैग्मा और लावा अगर आपका क्षारीय है तो वो कैसा होगा, पतला होगा। ये बात इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे समझिए कि ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा है। जब ज्वालामुखी का उद्गार होगा तो विस्फोटकता किसकी ज्यादा होगी, कोई गाढ़ा जो मैग्मा है वो ज्यादा विस्फोट के साथ बाहर आएगा, या जो पतला मैग्मा है वो ज्यादा विस्फोट के साथ आएगा। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं कि आपके पास एक स्ट्रॉ है। आपके पास क्या है, एक स्ट्रॉ। कोल्ड ड्रिंक पीते हैं जिससे, स्ट्रॉ। स्ट्रॉ में आपने क्या किया, आपने स्ट्रॉ में इस स्ट्रॉ को आपने क्या किया, ये गिलास है, इस स्ट्रॉ को आपने इसमें डाला और इस गिलास में आपने भरा पहले पानी। क्या भरा, पानी भरा। स्ट्रॉ से आपने पानी को खींचना शुरू किया, पानी ऊपर तक फिल हो चुका है। आपने स्ट्रॉ को या पानी खींचना बंद कर दिया और स्ट्रॉ को आपने बाहर निकाला। जैसे स्ट्रॉ को आपने बाहर निकाला, आप उसमें जब फूंक मारेंगे दोबारा
यहाँ से आप जब हवा का प्रवाह करेंगे इसमें, तो आप देखेंगे पानी दूसरे छोर से निकलना शुरू कर देगा। अब आप ऐसे सोचिए कि पानी के साथ यहाँ पे कुछ क्या थे, धूल के कण भी थे, और आप जब पानी पी रहे थे स्ट्रॉ की मदद से, तो ये धूल का कण कहीं आके फंस गया, यहाँ पे वो धूल का कण फंस गया मानो। अब आपने क्या किया, आपने फूंक मारने की कोशिश करी, हो सकता है एक फूंक मारने से, दो फूंक मारने से धूल का कण ना निकले, लेकिन आपने बहुत तेजी से जब फूंक मारी तो ये धूल का कण निकला और पानी आप देखेंगे काफी दूर तक चला गया। जब यहाँ पे पानी और धूल के कण दोनों मौजूद थे तो ये कैसा होगा, गाढ़ा होगा। जब सिर्फ पानी था तो ये कैसा था, पतला था। जब सिर्फ पानी था और आप फूंक मारेंगे तो वो उतनी दूरी तक नहीं जा पाएगा। इसका मतलब अगर कोई पतला मैग्मा है तो वो बहुत ज्यादा दूरी, या कहूं मैं बहुत ज्यादा विस्फोट के साथ वो नहीं फटेगा, लेकिन वहीं पे अगर कोई गाढ़ा मैग्मा है तो वो काफी विस्फोट के साथ फटेगा। इसको और दूसरे तरीके से भी हम देख सकते हैं। कैसे, आपके पास एक इसका पैकेट है, दही का पैकेट है, और दूसरा आपके पास जो पैकेट है वो है दूध का पैकेट। दही और दूध आप लेके आ गए, और लेके आने के बाद आपने दोनों में क्या किया, छेद कर दिया पैकेट में। ये दही का पैकेट था, इसमें भी आपने यहाँ पे होल करा छोटा सा। ये दूध का पैकेट था, इसमें भी आपने क्या किया, होल कर दिया, छेद कर दिया छोटा सा। आप देखेंगे दूध जो है आसानी से इस प्रकार बाहर निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन दही दही बहुत आसानी से बाहर नहीं निकलेगा, और निकलेगा भी तो ऐसे कुछ बूंद बूंद निकलना शुरू होगा बस। अगर आपको चाहिए कि आप दही को बाहर निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, इसको फोर्स लगाना शुरू करेंगे, इस पर बल लगाना शुरू करेंगे, पैकेट को दबाना शुरू करेंगे। तो आप देखेंगे कि जैसे आपने पैकेट पे फोर्स लगाना शुरू करा, बल लगाना शुरू करा, दही बहुत तेजी से बाहर आएगा आएगा। हो सकता है आपके चेहरे पे भी आ जाए, आपके कपड़े भी खराब हो जाए। दही और दूध में कौन ज्यादा गाढ़ा है, कौन ज्यादा पतला है, तो हमें पता है कि दही जो है वो ज्यादा गाढ़ा है, और वहीं मैं बात करूं दूध है वो काफी पतला है। तो आप देख पा रहे हैं जब कोई चीज गाढ़ी होगी तो बहुत विस्फोटकता के साथ बाहर आएगी, अगर कोई चीज पतली है तो उतनी उसकी विस्फोटकता काफी कम होगी। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर मैग्मा आपका अम्लीय है तो विस्फोटकता ज्यादा होगी, या मैग्मा आपका क्षारीय है तो ज्यादा विस्फोटकता होगी, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए। दूसरी चीज, हमें कैसे पता चला कि ये ज्यादा अम्लीय है और ये ज्यादा क्षारीय है, इसको पता करा हमने सिलिका की मात्रा से। सिलिका की मात्रा अगर 70% से ज्यादा है, सिलिका की मात्रा अगर 70% से ज्यादा है तो कैसा होगा, वो अम्लीय होगा। वहीं पे अगर सिलिका की मात्रा 50% से भी कम है तो वो कैसा होगा, वो होगा क्षारीय होगा। तो यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्या होता है गाढ़ा, क्या होता है पतला, कैसा होता है अम्लीय, कैसा होता है क्षारीय, और हमने कैसे पता लगाया कि ये विस्फोटकता किसकी ज्यादा होगी। सबसे पहले बात कर रहे थे हम लोग उद्गार की अवधि के आधार पे। उद्गार की अवधि पे आधार पे हमने देखा था, हमने ज्वालामुखी को 3 भागों में विभाजित किया था। पहला था सक्रिय, दूसरा था प्रसुप्त, और तीसरा था मृत। आपने मुझसे पूछा था कि सर हम कैसे पता लगा पाएंगे कि कौन सा सक्रिय है, कौन सा प्रसुप्त है और कौन सा मृत है। बच्चा, अगर ऐसा कोई ज्वालामुखी है जिसमें ज्वालामुखी उद्गार लगातार हो रहा है तो वो कैसा होगा, सक्रिय होगा। ऐसा ज्वालामुखी जिसमें कभी कभी कोई 10 साल में, कोई 20 साल में हो सकता है, इस तरीके से अगर ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा है तो वो कैसा होगा, प्रसुप्त होगा। और हमको हिस्ट्री में सिर्फ एक आध ऐसे इंसिडेंट पता है कि जब उसके ज्वालामुखी का उद्गार हुआ है उसके बाद उसमें कभी उद्गार ही नहीं हुआ, तो वो कैसा ज्वालामुखी होगा, वो होगा मृत ज्वालामुखी होगा। देखिए, यहाँ पे आपको इन सब के क्या पता होने चाहिए, इन सब के उदाहरण पता होने चाहिए। यूपीएससी में आप ये सब लिख के आ जाओगे, आपने उद्गार के आधार पर बता दिया, उद्गार की अवधि के आधार पर कि 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं, आपने उनकी परिभाषा भी बता दी, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि दुनिया में सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, इस दुनिया में प्रसुप्त ज्वालामुखी कौन सा है, और या इस पूरे विश्व में मृत ज्वालामुखी कौन सा है। तो यहाँ पे आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। अच्छे नंबर अगर आपको लेने हैं तो आपको उदाहरण लिखने पड़ेंगे। उदाहरण कौन कौन से हैं, हमें पता है जो सक्रिय ज्वालामुखी है उसके उदाहरण स्ट्रोम्बोली आपको देखने को मिलेगा। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि स्ट्रोम्बोली कहाँ पर है।
आपको अगर अच्छे नंबर लेके आने हैं तो आपको एक और ट्रिक सीखनी पड़ेगी। आपने लिख दिया स्ट्रोम्बोली, स्ट्रोम्बोली के ब्रैकेट में आप लिखो नीचे ये कहाँ पे स्थित है। आपने एक और सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण लिखा बैरन द्वीप, तो यहाँ पे भी लिखो कि भारत में स्थित है। भारत में कहाँ पे स्थित है? अंडमान और निकोबार जो हमारी यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित जो प्रदेश है वहां पे स्थित है बैरन द्वीप। वहीं मैं बात करूं प्रसुप्त ज्वालामुखी की जो बहुत कम जिसमें उद्गार देखने को मिलेंगे, वो आपको देखने को मिलेगा माउंट फ्यूजियामा। ये कहाँ पे में? जापान में आपको देखने को मिलेगा। नारकोंडम भारत में ये आपको देखने को मिलेगा, अंडमान निकोबार में देखने को मिलेगा। और मृत ज्वालामुखी आप कौन सा है इसका उदाहरण? किलिमंजारो, जो कहाँ आपको देखने को मिलेगा? अफ्रीका महाद्वीप में देखने को मिलेगा। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि कौन से देश में आपको देखने को मिलेगा किलिमंजारो का देश कौन सा है। ठीक है, तो ये हमने बात करी किसके आधार पर? उद्गार की अवधि के आधार पर। अब बात करें प्लेट वितरण के आधार पर कि ये प्लेट सीमाओं पे आपको देखने को मिलेंगे या अंतः प्लेटीय या किसी प्लेट के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो हमें पता है कि अगर प्लेट सीमांत पे आपको देखने को मिल रहे हैं, प्लेट सीमांत पे कैसे आपको देखने को मिल सकते हैं? हमने देखा था कि ये एक प्लेट है और दूसरी ये प्लेट है। जिस जिसका घनत्व ज्यादा होगा वो प्लेट नीचे की ओर चली जाएगी, नीचे की ओर चली जाएगी, तापमान बहुत ज्यादा होगा, इसमें वृद्धि हो जाएगी, यहाँ पे मैग्मा में वृद्धि हो जाएगी और धीमे धीमे ये ऊपर की ओर आएगी और यहाँ पे क्या होगा? ज्वालामुखी उद्गार हो जाएगा। तो कहाँ पे हो रहा है? प्लेट सीमांत पे हो रहा है। या यही एक वजह हो सकती है प्लेट सीमांत पे? हमने देखा था नहीं, एक और कारण हो सकता है प्लेट सीमांत पे ज्वालामुखी का। वो कैसा हो सकता है? वो ये हो सकता है कि लगातार संवहन धाराएं इस प्लेट को क्या करती रहेंगी? कमजोर करती रहेंगी। और कमजोर करने के बाद एक दिन ऐसा आएगा कि प्लेट दो भागों में विभाजित हो जाएगी और बीच में से क्या आपको देखने को मिलेंगे? ज्वालामुखी उद्गार देखने को मिलेंगे। तो ये जो ज्वालामुखी उद्गार है ये भी कैसा है? ये भी प्लेट सीमांत का उदाहरण है। आप समझिए कि इस प्रकार मतलब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं कि आपके पास एक प्लेट थी और नीचे से क्या आ रही थी? लगातार संवहन धाराएं आ रही थी। इन संवहन धाराओं ने इस प्लेट को क्या किया? कमजोर किया और इस प्रकार तोड़ दिया। तोड़ दिया तो प्लेट आप देखोगे इस प्रकार हो जाएगी, अलग अलग टुकड़े हो जाएंगे इसके। और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है। अगर ये सब काम कहाँ हो रहा है? महासागरीय प्लेट पे हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? महासागरीय प्लेट पे हो रहा है। तो आपको पता है कि इसको आप किस नाम से जानते हो? इसको आप किस नाम से जानते हो? कटक के नाम से जानते हो। भाई कटकों का निर्माण भी तो ऐसा हो रहा था कि जो प्लेट थी वो एक दूसरे से दूर जा रही थी और जब दूर जा रही थी तो बीच में क्या हो रहा था? बीच में नीचे से मैग्मा ऊपर आ रहा था, ज्वालामुखी उद्गार कर रहा था और किसका निर्माण कर रहा था? कटकों का निर्माण कर रहा था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कटकों का निर्माण कैसे होता है। साथ ही साथ आप ये सोचिए महासागर की जगह महाद्वीपों पे होती तो यहाँ पे क्या बन जाता? यहाँ पे बहुत सारी श्रृंखलाएं बन जाती। क्या बन जाती? यहाँ पे ज्वालामुखी के पर्वतों की बहुत सारी श्रृंखलाएं बन जाती। साथ ही साथ हमें एक और चीज पता है कि जब इस प्रकार ये जो हो रहा है और लगातार जब ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है तो कोई ऐसा पार्ट भी होगा इसका जो पानी से ऊपर आपको दिखना लग जाएगा और उसको आप किस नाम से जानते हो? उनको आप द्वीप के नाम से जानते हो। तो हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम? कि जो प्लेट सीमांत है, जो प्लेट सीमांत है, यहाँ पे जो ज्वालामुखी होंगे इससे तीन चीजों का निर्माण हो सकता है। पहला महासागरीय कटक, दूसरा ज्वालामुखी श्रृंखला और तीसरा ज्वालामुखी द्वीप। क्या इसका कोई उदाहरण हमारे पास है? जो महाद्वीपी महासागरीय कटकों का तो हमें पता है कि मध्य अटलांटिक जो कटक है वो किसका उदाहरण है? महासागरीय कटक। और वो किसके कारण बन रहा है? प्लेट सीमांत ज्वालामुखी के कारण बन रहा है। प्लेट सीमांत ज्वालामुखी के कारण ज्वालामुखी श्रृंखला बनती है, क्या इसका उदाहरण है? तो हमें पता है कि जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, प्रशांत महासागर में जो मेखला मिलती है आपको, अग्नि मेखला, वो किसका उदाहरण है? वो उदाहरण है ज्वालामुखी श्रृंखला का। उसके आसपास आप देखोगे आपको एंडीज पर्वत देखने को मिलेंगे, आपको रॉकीज पर्वत देखने को मिलेंगे, आपको कमचटका प्रायद्वीप देखने को मिलेगा, आपको रीयूनियन द्वीप देखने को मिलेंगे। वो सब किसका हिस्सा है? वो सब ज्वालामुखी श्रृंखला का हिस्सा है। साथ ही मैं बात करूं ज्वालामुखी द्वीपों की तो हमें पता है जैसे कमचटका प्रायद्वीप। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना
कि ये कहाँ पर स्थित है, कौन से देश में स्थित है या कौन से देश का आधिपत्य इस प्राय द्वीप पे, क्योंकि ये बहुत हाल ही में बहुत न्यूज़ में भी रहा है कमचटका, तो आपको पता होना चाहिए। और एटलस में आप ये सब चीज़ें क्या है लोकेट भी करते चलो साथ-साथ में, कि मध्य अटलांटिक कटक कहाँ पर है, प्रशांत रिंग ऑफ फायर कहाँ पर है या पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जिसको कहते हैं, कमचटका पेनिनसुला प्रायद्वीप कहाँ पर स्थित है, जापान कहाँ स्थित है, जापान के कौन-कौन से द्वीप हैं। कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताया, लेकिन बाकी सब लोग भी क्या करें अपनी जो एटलस है उसमें मार्क करते हुए चलें। तो आपके नोट्स में इस प्रकार होना चाहिए, देखिए प्लेट सीमांत से 3 तरह की आकृति बनती है। कौन-कौन सी बनती है? आपको पता है महासागरीय कटक बनता है, ज्वालामुखी श्रृंखलाएँ बनती है, साथ ही साथ ज्वालामुखी द्वीप भी बनते हैं। ज्वालामुखी द्वीप के उदाहरण हमने देखा कमचटका प्रायद्वीप हो सकता है और जापान हो सकता है। ज्वालामुखी श्रृंखला हमने देखा जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, उसके आस-पास जो भी आपको देखने को मिल रहा है वो सब क्या है ज्वालामुखी श्रृंखला, जिसमें रॉकीज़, एंडीज़ आप ऑस्ट्रेलिया में देखोगे, न्यूज़ीलैंड में देखोगे, फिलीपींस के पास से होते हुए देखोगे तो वहाँ पे वो सब किसका हिस्सा है प्रशांत रिंग ऑफ फायर या पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। और महासागरीय कटक मध्य अटलांटिक कटक इसका एक उदाहरण है। ये सब किसके कारण बढ़ रही है? प्लेट सीमांतों के कारण। प्लेट सीमांत आपको पता होना चाहिए, 2 प्लेटों के बॉर्डर पे जो ज्वालामुखी हो रहे हैं, उनको हम कौन से ज्वालामुखी कहेंगे? प्लेट सीमांत ज्वालामुखी कहेंगे। दूसरे किस प्रकार के ज्वालामुखी हो सकते हैं? अंतःप्लेटीय हो सकते हैं, उस प्लेट के भीतर हो सकते हैं। हमने देखा था अगर हॉट स्पॉट के कारण बनता है, आपको पता है तप्त स्थलों के कारण क्या बनेंगे? अंतःप्लेटीय बनेंगे। हॉट स्पॉट आपको पता ही है कि यहाँ से अगर एक स्थान से लगातार क्या हो रहा है? जहाँ आपका उद्गार हो रहा है और ये प्लेट आगे की ओर बढ़ रही है। तो जब एक ही आपके पास क्या है हॉट स्पॉट है और प्लेट आगे की ओर बढ़ रही है, तो इससे क्या होगा? ज्वालामुखीय रेखा का निर्माण होगा। और वहीं पे अगर बहुत सारे आपको हॉट स्पॉट देखने को मिले और प्लेट उसके ऊपर से गुजरेगी तो क्या होगा? ज्वालामुखी गुच्छे का निर्माण होगा। ज्वालामुखी रेखा का उदाहरण कौन-सा है? हवाईयन द्वीप आपको देखने को मिलेगा। हवाईयन द्वीप पे कौन से देश का आधिपत्य है? यूपीएससी का बहुत फेवरेट है ये द्वीप, बहुत बार सवाल पूछ चुका है। तो एटलस में लोकेट करना और देखना कौन से महासागर में मिलेगा आपको हवाईयन महाद्वीप। साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए कि किस देश का आधिपत्य है यहाँ पे हवाईयन द्वीप पे। ज्वालामुखी गुच्छा आपको कहाँ देखने को मिलेगा? रीयूनियन आइलैंड पे, रीयूनियन द्वीप। यहाँ पे भी आप देखोगे कि बहुत जिस देश का इस पे आधिपत्य है, वो देश इससे बहुत ज़्यादा दूरी पे स्थित है। तो इसके पीछे आप हिस्ट्री भी जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे तब वहाँ पे भी आप पढ़ोगे रीयूनियन आइलैंड्स को, बहुत इम्पोर्टेंट है वहाँ पे भी ये। तो आपको पता होना चाहिए ये भी कौन से महासागर में स्थित है और यहाँ पे भी कौन से देश का क्या है? आधिपत्य है। तो हमें पता है कि कैसे इसका निर्माण हुआ है। हवाई जो ज्वालामुखी रेखा के कारण किसका निर्माण हुआ है? हवाई द्वीप का। और ज्वालामुखी गुच्छे के कारण किसका निर्माण हुआ है? रीयूनियन आइलैंड का, रीयूनियन द्वीप का निर्माण हुआ है। और ये कैसे हुआ? ये अंतःप्लेटीय ज्वालामुखी के कारण हुआ है। तो ये जो उदाहरण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। अब हम बात कर रहे थे विस्फोटकता के आधार पर। विस्फोटकता के आधार पर हमने देखा कि 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है केंद्रीय विस्फोटक और दूसरा होता है शांत दरारी। शांत दरारी कुछ नहीं है, अगर बीच में दरार आ गई तो आराम से अब क्या है उसपे कोई प्रेशर नहीं लग रहा है, कोई उसपे दाब नहीं लग रहा है तो बहुत आसानी से क्या होगा? मैग्मा ऊपर आएगा और बहुत आसानी से आएगा तो बहुत प्यार से वो निकल भी जाएगा, तो शांत दरारी। इसमें विस्फोटकता आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। जबकि केंद्रीय विस्फोटक मतलब क्या होगा? एक पाइप होगा और पाइप पाइप का जो ओपनिंग होगा, पाइप का जो सिरा होगा वो बहुत पतला होगा और पतले सिरे से अगर कोई चीज़ बाहर आ रही है, तो काफ़ी बल वो लगाएगी और जब बल लगाएगी तो क्या होगा? उसमें विस्फोट होगा। तो इसका नाम ही क्या है? केंद्रीय विस्फोटक। इसका नाम क्या है? शांत दरारी। फिशर टाइप इरप्शन इसको कहते हैं। अंग्रेजी में फिशर टाइप इरप्शन इसको कहते हैं और ये होता है सेंट्रल इरप्शन। इसको क्या कहा जाता है? सेंट्रल इरप्शन इसको कहा जाता है। अब हमें ये वो पाइप है जिससे क्या हो रहा है? मैग्मा नीचे से ऊपर की ओर आ रहा है। इस ये डायग्राम आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना, ये इस प्रकार आपका डायग्राम होना चाहिए। यहाँ पे आपको पता है बहुत सारा मैग्मा है। मैग्मा से जो पाइप है इसको पाइप कहते हैं हम लोग, इसको नली भी कहा जा सकता है। अंग्रेजी में इसको वेंट कहते हैं और इस वेंट से इस पाइप से क्या होगा? मैग्मा बाहर आएगा। मैग्मा बाहर आके यहाँ पे क्या होगा? उद्गार होगा। उद्गार के बाद यहाँ पे जमता हुआ चला जाएगा। अब क्यों जमता है? इस प्रकार से शंकु का निर्माण हो रहा है। ये किस प्रकार का शंकु है? ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे।
हमने देखा था कि जो केंद्रीय विस्फोटक प्रकार के जो ज्वालामुखी होते हैं उनको बहुत सारे भागों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हो आइसलैंडिक इरप्शन, आइसलैंड तुल्य इसको ज्वालामुखी कहा जाता है। इस आइसलैंड तुल्य ज्वालामुखी में आप देखोगे कि बहुत ज्यादा आपको उद्गार देखने को नहीं मिल रहा है। ये बिल्कुल शांत दरारी प्रकार जैसा है, इसमें बिल्कुल भी विस्फोट आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद आप देख रहे हो हवाईयन तुल्य, इसको कहा जाता है हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी। हवाईयन तुल्य में थोड़ा बहुत कम महसूस होने जैसा आपको क्या देखने को मिलेगा, उद्गार देखने को मिलेगा। और जैसे हवाईयन तुल्य से आप पहुंचे स्ट्रोम्बोली में, आप देख रहे हो कि विस्फोटकता लगातार बढ़ रही है। हवाईयन तुल्य से आप पहुंचोगे वल्केनियन में जो विस्फोटकता है और ज्यादा बढ़ गई। और लास्ट में सबसे ज्यादा विस्फोटक वाला होता है प्लेनियन। प्लेनियन जो जिस प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा विस्फोटक होते हैं। सबसे पहले हवाईयन तुल्य, दूसरा स्ट्रोम्बोलियन तुल्य, तीसरा वल्केनियन, चौथा विसुवियन और पांचवा पीलियन। आपसे पूछा जा सकता है कि विस्फोटकता के आधार पर इन सबको आपको आरोही क्रम में जमाना है और या फिर आपको अवरोही क्रम में जमाना हो सकता है। तो सबसे कम जहां पे विस्फोटकता देखने को मिल रही है वो कौन सा है, वो है हवाईयन। कौन सा है, वो है हवाईयन, सबसे कम विस्फोटक। हवाईयन कैसा है, सबसे कम विस्फोटक। हवाईयन के बाद आपको कौन सा देखने को मिलेगा, हवाईयन के बाद है आपका स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली जब मैं ये सब चीजें आपके सामने जब लिखता हूं तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप भी या तो लिख रहे होंगे या मेरे साथ चीजों को रिवाइज कर रहे होंगे। अब जितनी बार ये नाम बोलेंगे मेरे साथ उतना ज्यादा आपके लिए आसान होता चला जाएगा। स्ट्रोम्बोली के बाद आपको देखने को मिलेगा वल्केनियन। वल्केनियन के बाद आपको देखने को मिलेगा विसुवियस। और विसुवियस के बाद आपको देखने को मिलेगा पीलियन। तो आप इसको याद करने का तरीका भी बना सकते हो, एच एस वी वी और पी, एच एस वी वी पी। अब यहाँ पे आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, सबसे पहले आएगा वल्केलियन और दूसरा आएगा विसुवियस। तो विसुवियस के लिए आप वी आई का प्रयोग कर सकते हो। तो एच एस वी वी आई पी, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो कि सबसे कम विस्फोटक हवाईयन और सबसे ज्यादा आपको पीलियन देखने को मिलेगा। अब आप क्या मुझे ये बता सकते हैं कि जो हवाईयन तुल्य जो ज्वालामुखी होगा, जो हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी होगा, इससे जो भी उद्गार हो रहा होगा, इससे जो उद्गार हो रहा होगा, वो जो लावा होगा, लावा का उद्गार हो रहा होगा, यहाँ से जो लावा होगा वो क्षारीय होगा या अम्लीय होगा। इसी प्रकार आप यहाँ पे भी पता लगा सकते हो, जो पीलियन जो सर्वाधिक विस्फोटक जो ज्वालामुखी है उसका जो लावा होगा वो क्षारीय होगा या वो अम्लीय होगा। तो आप ये पता लगा सकते हो, हमने पढ़ा था कि जो गाढ़ा होगा वो कैसा होगा, आपको पता है उसमें सिलिका की मात्रा कैसे होनी चाहिए, उसमें सिलिका की मात्रा अधिक होनी चाहिए। और सिलिका की मात्रा जैसे अधिक हुई वो कैसा हो गया, अम्लीय हो गया। अम्लीय और गाढ़ा, अगर गाढ़ा है तो कैसा होगा, वो विस्फोटक होगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे बता सकते हैं मेरे को कि गाढ़ा कौन होगा, पीलियन से निकला हुआ जो लावा होगा वो ज्यादा गाढ़ा होगा या जो हवाईयन से निकला हुआ जो लावा होगा वो ज्यादा गाढ़ा होगा। तो हमें पता है चूंकि पीलियन सर्वाधिक विस्फोटक है तो यहां से निकलने वाला जो लावा होगा वो कैसा होगा, गाढ़ा होगा। तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है प्रारंभिक परीक्षा में, आपको दे दिया गया एच एस वी वी आई पी, ये कौन सा है, हवाईयन तुल्य है, ये स्ट्रोम्बोली तुल्य है, ये विसुवियस, वल्केनियन, विसुवियस और ये पीलियन। अब यहाँ पे हमको पता है विस्फोटक सबसे ज्यादा कौन सा है, हमें पता है पीलियन सबसे ज्यादा क्या है, विस्फोटक है, सबसे ज्यादा विस्फोटक है। और हवाईयन सबसे
कम विस्फोटक है, सबसे कम विस्फोटक और सबसे ज्यादा विस्फोटक। अब आपसे पूछा गया कि इसमें सबसे गाढ़ा कौन सा होगा, तो आपको पता है कि सबसे जो गाढ़ा होगा, सबसे गाढ़ा यही होगा, हाँ या ना। और ये कैसा होगा, ये होगा सबसे पतला, सबसे पतला। सबसे पतला होने के साथ साथ ही ये कैसा होना चाहिए, पतला है तो क्षारीय होना चाहिए। कैसा होगा, ये क्षारीय होगा। और जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे ये क्या बढ़ होता जाएगा, लास्ट में आप देखोगे कि सबसे ज्यादा क्या हो चुका है, ये अम्लीय हो चुका है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि सिलिका की मात्रा आपको कहाँ ज्यादा देखने को मिलेगी, आपको हवाईयन में देखने को मिलेगी, स्ट्रोम्बोली में, आपको वल्केनियन में, विसुवियस में, या पीलियन में। तो हमें पता है कि सिलिका की मात्रा अम्लीय में ज्यादा देखने को मिलेगी। अम्लीय कैसे होते हैं, गाढ़े होते हैं। गाढ़ा कौन सा है, पीलियन है। तो यहाँ पे आपको क्या ज्यादा देखने को मिलेगा, सिलिका 70% से भी ज्यादा देखने को मिलेगा। और यहाँ पे सिलिका की जो मात्रा होगी वो 50% से भी क्या होगी, कम देखने को मिलेगी। तो आपको किसी भी तरीके से सवाल घुमा के दिया जा सकता है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, SSVVIP आपको पता होना चाहिए। जहाँ पे जो हवाईयन तुल्य है वो सबसे कम विस्फोटक है, और जो पीलियन है वो सबसे ज्यादा विस्फोटक है। हवाईयन चूंकि सबसे कम विस्फोटक है, तो यहाँ से निकलने वाला जो भी लावा होगा वो बहुत कैसा होना का, पतला होगा। पतला होगा तभी वो विस्फोट ज्यादा नहीं कर रहा है। पतला होगा तो वो कैसा है, पतला है तो हमें पता है वो क्षारीय होना चाहिए, और क्षारीय है तो क्या होगा, उसमें सिलिका की मात्रा 50% से भी कम होगी। वहीं पे मैं बात करूं पीलियन की, तो पीलियन सबसे ज्यादा कैसा है, विस्फोटक है। विस्फोटक है तो कैसा होना चाहिए, गाढ़ा होना चाहिए। गाढ़ा है तो सिलिका की मात्रा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी 70% से भी अधिक। और चूंकि यहाँ पे सिलिका की मात्रा 70% से अधिक है, तो एक ऐसा है, ये है अम्लीय आपको देखने को मिलेगा। यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अब आपसे पूछा जा सकता है कि जो इसके उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं। आपको जैसे आपसे पूछ लिया कि पीलियन तुल्य जो ज्वालामुखी है, या विसुवियस तुल्य, या वल्केनियन तुल्य जो ज्वालामुखी है, इसके उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं। तो ये आप क्या करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है कि आप पता करें कि कौन सा ज्वालामुखी है वो किसके तुल्य है। बाकी आगे मैं आपको बता दूंगा। तो यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हवाईयन तुल्य, स्ट्रोम्बोरी तुल्य, वल्केलियन तुल्य, विसुवियस तुल्य और पीलियन तुल्य। यहाँ पे एक और बात कर लेते हैं कि जब विस्फोट होता है, जब विस्फोट होता है तो विस्फोट में बहुत सारी चीजें बाहर आती हैं। विस्फोट में क्या होती है, बहुत सारी चीजें बाहर आती हैं। बहुत सारी चीजों में क्या क्या हो सकता है, हमें पता है कि लावा बाहर आएगा। लावा के साथ कुछ ऐसे पदार्थ भी होंगे जो द्रवीय अवस्था में होंगे, वो भी बाहर आएंगे। कुछ गैसीय अवस्था में भी बाहर आएंगे। इस प्रकार से कुछ चीजें बाहर आएंगी। तो हमें पता है कि क्या बाहर आएगा, एक तो लावा बाहर आएगा, साथ ही साथ राख बाहर आएगी। राख के साथ गैस होंगी कुछ। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे, जिससे यूपीएससी सवाल पूछती है, वो है पायरो क्लास। क्या है वो, पायरो क्लास। अब लावा तो आपको पता है कि क्या होता है, जो मैग्मा है वो जैसे ही धरती पे पहुंचेगा तो लावा हो जाएगा। लावा भी दो प्रकार के होते हैं, हमें पता है, अम्लीय हो सकते हैं और क्षारीय हो सकते हैं। जो अम्लीय लावा होता है, जो अम्लीय लावा होता है, इसका एक अलग से नाम भी होता है। इसका अलग से नाम आपको क्या देखने को मिलेगा, हम बात कर रहे हैं अम्लीय लावा की। अम्लीय लावा का नाम है अलग से आ। क्या नाम है, आ। ऐसे याद कर लेना, आ से अम्लीय और आ से जो नाम रिलेटेड है वो क्या होंगे, आ। ये किसके नाम है, अम्लीय लावा को कहा जाता है। जो क्षारीय लावा है, जो क्षारीय लावा है, ये है होए होए। इसको आप क्या कहोगे, होए ओहे।
2 ओए हुए हैं, लेकिन इसके आगे क्या लगा हुआ है? पा। पहोए, पहोए। तो इसको आ, इसको पहोए, पहोए। ये है क्षारीय लावा, इसको कह सकता हूं मैं, ये क्या है? बेसिक लावा। ये है आपका एसिडिक लावा। तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अम्लीय है, आ से शुरू हो रहा है, इसलिए नाम भी आ कर दिया हमने। और पहोए होए, ये किसका हो जाएगा? बेसिक। अब इसका नाम है, अब यहाँ पे हमको ये नहीं पूछना कि है ना कि ऐसा ही नाम क्यों रखा, कुछ और नाम रख देते, इसका नाम चिंटू रख देते, इसका नाम पिंटू रख देते, कुछ भी रखा जा सकता था, लेकिन उनको लगा कि ये ज्यादा आसान है तो उन्होंने ऐसा नाम रख दिया। तो यहाँ पे इस बारे में बहस नहीं करनी है। हो सकता है यूपीएससी पूछे भी नहीं आपसे, लेकिन आप कहीं पे उत्तर लिख रहे हो और वहां पे कहीं पे भी अगर नाम कहीं पे भी आपने लिख दिया एसिडिक लावा या बेसिक लावा, तो वहां पे आप ब्रैकेट लगा के आ लिख दो, हुए लिख दो, तो आपको क्या एक एक्स्ट्रा एज मिल सकता है। उसके बाद आप देखोगे कि आपको राख देखने को मिलेगी। ये जो राख है काफी खतरनाक होती है। इतनी खतरनाक होती है कि विस्फोट के बाद ये राख जब हवा में निकलती है, हवा में जब गुबार इस राख का निकलता है, तो सूर्य की रोशनी को ढक लेता है। पृथ्वी के वायुमंडल को ढक लेता है। सूर्य की रोशनी पृथ्वी के उस हिस्से तक नहीं पहुंच पाती जिसके पास क्या हुआ है, ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है। तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि इंडोनेशिया में जो ज्वालामुखी है, उस वहां पे 1883 की हम बात करें, 1883 में इंडोनेशिया के ज्वालामुखी में जब विस्फोट हुआ तो राख, इतनी ज्यादा राख निकली कि करीब 3 साल तक सूर्य की रोशनी वहां पे नहीं पहुंची। और वहां पे ऋतु कौन सी रही? हमेशा सर्दी की ऋतु रही, जिससे फसलें खराब हो गई। कौन से देश की बात हम कर रहे हैं? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की बात कर रहे हैं। तो राख बहुत खतरनाक हो सकती है। और वहीं पे अगर ये राख इसके साथ मिल जाए, पानी के साथ, जल के साथ अगर मिल जाए, अभी जल कैसा भी हो सकता है। मान लीजिए कि कहीं पे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, राख ऊपर गई, राख जब नीचे आना शुरू होगी तो हो सकता है वो किसी ग्लेशियर, किसी हिमानी के पास आके गिर जाए, ग्लेशियर के पास आके गिर जाए। क्योंकि राख का तापमान अधिक है तो वो क्या करेगी? हिमानी को गला देगी, उसको पानी में परिवर्तित कर देगी, जल में परिवर्तित कर देगी। या हो सकता है कि कोई वहां पे जल भरा हुआ था पहले से और वहां पे आके राख गिर जाए। तो जब ये राख और जल दोनों मिल जाएंगे तो इसको कहते हैं लाहार। इसको कहा जाता है लाहार। ये प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा सकता है कि लाहार किससे संबंधित है? ज्वालामुखी से संबंधित है, भूकंप से संबंधित है, और भी 2 नाम आपको दे दिए। तो आपको पता होना चाहिए जो लाहार है ये कैसे बनती है? राख और जल के साथ मिलती है। राख कहाँ से मिली है? हमने देखा है कि विस्फोट किसका हो रहा है? यहाँ पे ज्वालामुखी का विस्फोट हो रहा है। और इस ज्वालामुखी के विस्फोट से जो राख निकली वो किसके साथ मिली है? यहाँ पे जल के साथ मिली है, और उसको आप क्या कहोगे? उसको आप लाहर कहोगे। उसके बाद हम करते हैं बात गैसों की। कौन कौन सी गैसेस आपको देखने को मिलेंगी? तो सबसे प्रमुख जो गैस आपको देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है जल वाष्प। इसकी मात्रा 60 से 90% तक हो सकती है। 100 से 90% तक जो गैस है उसमें किसकी मात्रा हो सकती है? जल वाष्प की मात्रा हो सकती है। 100 में से मतलब कैसे? आप समझिए कि 10 किलो गैस निकली, तो 10 किलो गैस में से हो सकता है 6 से 9 किलो गैस में सिर्फ क्या हो? जल वाष्प हो। इसके अलावा बहुत सारी गैस हो सकती है, जैसे CO2 हो सकती है, हाइड्रोजन हो सकती है, नाइट्रोजन हो सकती है, क्लोरीन हो सकती है। ये सारी गैसेस निकल सकती हैं। चूंकि ये बहुत हल्की गैसेस हैं इसलिए बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे कौन सी है? जल वाष्प है। तो वहां पे अगर पूछा जाए आपसे प्रारंभिक परीक्षा में कि जो मुख्य गैस है विस्फोट के साथ जो निकलती है वो कौन सी है? जल वाष्प। और इसका सूत्र क्या होगा? H2O ही होगा। पानी का सूत्र जो होता है वही जल वाष्प का सूत्र होता है। क्योंकि बने तो वो भी किससे हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बने हुए हैं। और लास्ट में हम बात करते हैं पायरोक्लास्ट की। पायरोक्लास्ट। पायरोक्लास्ट क्या होता है? देखो, पायरोक्लास्ट कुछ नहीं होता। जो जब ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा है तो ज्वालामुखी उद्गार में हमने देखा था कि पदार्थ की हर अवस्था में उद्गार हो सकता है। मतलब ठोस में भी हो सकता है, गैस में भी हो सकता है, द्रव्य अवस्था में भी हो सकता है। तो जो भी ठोस पदार्थ होते हैं, जो भी कौन से पदार्थ हैं? ठोस।
या मैं कहूँ सॉलिड, वो सब किस में आएंगे? वो सब आएंगे पायरोक्लास्ट की कैटेगरी में आएंगे। ये इनको कहते हैं हम लोग, ये कैसे पदार्थ हैं? जमे हुए पदार्थ। क्यों जमे हुए पदार्थ रह गए? मान लीजिए कोई ऐसी चट्टान थी जो मैग्मा के संपर्क आने के बाद भी वो नहीं पिघल पाई, वो किस अवस्था में रह जाएगी? वो ठोसी अवस्था में रह जाएगी, जमी हुई रह जाएगी। और जब मैग्मा बाहर आ रहा था तो वो चट्टान उसके साथ बाहर आ गई, और जब विस्फोट हुआ तो वो चट्टान ऊपर उछल के वापस धरती पे आके गिरी। तो किस रूप में गिरेगी? वो पायरोक्लास्ट के रूप में गिरेगी। अच्छा, जो पायरोक्लास्ट होते हैं इनको आकार के आधार पर, पायरोक्लास्ट को किसके आकार के आधार पर इनको अलग अलग नाम दिए जाते हैं। जो सबसे बड़ा आकार है उसको कहा जाता है ज्वालामुखी बम। नाम से पता लग रहा है खतरनाक होगा। आकार में चूंकि सबसे बड़ा है तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे बम आके गिर गया है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा लेपिली। अगर ज्वालामुखी बम से छोटा है तो उसको आप किस नाम से जानते हो? उसको आप जानते हो लेपिली के नाम से जानते हो। इसके बाद इससे जो छोटा है उसको आप क्या किस नाम से जानोगे? स्कोरिया। किस नाम से जानोगे? स्कोरिया के नाम से जानोगे। और लास्ट जो सबसे छोटा आकार हो सकता है उसको आप कहते हो ब्रेसिया। क्या कहोगे? ब्रेसिया। तो ये किसको हमने बांटा है? आकार के आधार पर बांटा है। और किसको बांटा है? पायरोक्लास्ट को। पायरोक्लास्ट को हमने आकार के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया। सबसे बड़ा जो है उसको आपने कहा ज्वालामुखी बम है, उससे छोटा जो है उसको आपने लेपिली कहा, उससे जो छोटा है उसको आपने स्कोरिया कहा, और सबसे छोटा जो है उसको आपने क्या कहा? ब्रेसिया कहा। तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हम लोग बात कर रहे थे कि विस्फोट जब होता है तो क्या क्या निकलेगा? जब विस्फोट होता है तो लावा निकल सकता है, विस्फोट होगा तो राख निकलेगी, विस्फोट होगा तो गैस निकलेगा, और विस्फोट होगा तो पायरोक्लास्ट निकलेगा। विस्फोट हुआ, लावा निकला। लावा कितने प्रकार का हो सकता है? अम्लीय हो सकता है, क्षारीय हो सकता है। अम्लीय का नाम क्या था? आ। और क्षारीय का नाम क्या था? अहो अहो। और लेकिन अहो अहो 2 बार थे, लेकिन एक वाला जो पहला वाला अहो था उसके आगे क्या लगाना है? आपको तय लगा देना है। राख, राख को आपको पता है राख और जल दोनों मिल जाएंगे साथ में तो क्या बन जाएगा? वो लाहर बन जाएगा। प्रमुख गैस जो ज्वालामुखी विस्फोट के साथ निकलेगी वो कौन सी होगी? जल वाष्प होगी। और पायरोक्लास्ट को हमने आकार के आधार पर 4 भागों में बांटा। पहला कौन सा था? पहला था बम, ज्वालामुखी बम, फिर लेपिली, फिर स्कोरिया, और फिर ब्रेसिया। ये आपको याद होने चाहिए। और आप देखोगे कि याद हो भी रहेंगे ना, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल काम ये नहीं है। अब जिस प्रकार हमने भूकंप का वैश्विक वितरण देखा था, उसी प्रकार ज्वालामुखी का भी कोई वैश्विक वितरण होगा। बिल्कुल उसी प्रकार है जिस प्रकार भूकंप था। सबसे पहले हमने वहां पे भी परिप्रशांत क्षेत्र देखा था, यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है परिप्रशांत क्षेत्र, मध्य अटलांटिक पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी, और इसके अलावा अगर कुछ भी हो रहा है तो उसको आप क्या कहोगे? उसको आप हमने वहां कहा था अंतः प्लेट भूकंप, लेकिन यहाँ पे इसका कोई अलग से नाम हम लोग नहीं देते हैं। भूकंप में हमने कह दिया था अंतः प्लेटीय भूकंप, लेकिन यहाँ पे हम लोग अंतः प्लेटीय ज्वालामुखी उसको वितरण के तौर पे अलग से नाम नहीं देते। यहाँ पे हम लोग 3 आधार पे इसको क्या विभाजित करते हैं। और आपको सबको अच्छे से पता है कि परिप्रशांत क्षेत्र कौन सा मिलेगा, जिसको हमने क्या नाम दिया था? रिंग ऑफ फायर आपने नाम दिया था। ये आपको देखने को मिल रहा है कौन सा महासागर? प्रशांत महासागर। यहाँ पे आपको रशिया वाला हिस्सा, ये जो महाद्वीप है कौन सा? एशिया वाला। ये ऑस्ट्रेलिया आपको देखने को मिल रहा है, उत्तरी अमेरिका देखने को मिल रहा है, दक्षिणी अमेरिका देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको पता है जो प्रशांत महासागर की प्लेट है वो कुछ इस प्रकार गति कर रही है। क्योंकि ये भारी प्लेट है, ये कहाँ चली जाएगी? नीचे चली जाएगी। नीचे चली जाएगी तो प्लेट सीमांत ज्वालामुखी आपको देखने को मिलेंगे। और विश्व के करीब जो 60% जो ज्वालामुखी हैं वो आपको इसी हिस्से में देखने को मिलेंगे। किस हिस्से में? परिप्रशांत क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे इतने ज्वालामुखी हैं कि इसका नाम ही क्या रख दिया गया? रिंग ऑफ फायर। फायर मतलब अग्नि, अग्नि की ये आपको रिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे इतने ज्वालामुखी आपको देखने को मिलते हैं। ये है आपकी रिंग ऑफ फायर। आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार आग लगी हुई है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि इसका नाम ही क्यों हमने रिंग ऑफ फायर रखा है, क्योंकि यहाँ पे ज्वालामुखी बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे।
विश्व में अगर कहीं पे विश्व में टोटल अगर 100 ज्वालामुखी का विस्फोट हो रहा है, तो उसमें से करीब 60 जो ज्वालामुखी हैं वो आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? इस परिप्रशांत क्षेत्र में, इस रिंग ऑफ फायर में आपको देखने को मिलेंगे। मध्य अटलांटिक जो है आपको पता है अटलांटिक महासागर के बिल्कुल बीच में देखने को मिलेगी। यहाँ पे कौन से आपको विस्फोट देखने को मिलेंगे? दरारी, शांत दरारी। और यहाँ पे निर्माण भी किसका हो रहा है आपको पता है? कटकों का निर्माण यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर मध्य महाद्वीपीय आपको देखने को मिलेंगे, ये जो आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये वाला जो क्षेत्र है, हिमालय वाला जो क्षेत्र है, इसमें आपको ज्वालामुखी देखने को नहीं मिलेंगे। इसमें सिर्फ आपको क्या देखने को मिलेंगे? भूकंप देखने को मिलेंगे। क्यों ज्वालामुखी देखने को नहीं मिलेंगे? क्योंकि ये दोनों प्लेटें कैसी थी? महाद्वीपीय प्लेटें थी और बीच में कोई जल वाष्प देने के लिए कोई भी हिस्सा मौजूद यहाँ पे नहीं था। तो इस वाले डायग्राम में आपको ये वाला जो हिस्सा है इसका अच्छे से याद रखना है कि यहाँ पे आपको भूकंप तो देखने को मिलेंगे, लेकिन क्या देखने को नहीं मिलेंगे? ज्वालामुखी देखने को नहीं मिलेंगे। और वो कौन सा हिस्सा होगा? वो ये हिमालयन जो क्षेत्र है ये वाला हिस्सा होगा। पाकिस्तान से लेके और आप आगे चले जाओगे म्यांमार तक, यहाँ तक आपको कोई भी क्या देखने को नहीं मिलेगा? आपको कोई भी ज्वालामुखी देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको अंडमान निकोबार के बाद से आपको फिर से ज्वालामुखी देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे ये वाला क्षेत्र, यहाँ पे आपको स्ट्रोम्बोली देखने को मिल जाएगा। ये यूरोप का जो दक्षिणी हिस्सा ये है। अरब पेनिनसुला आपको देखने को मिलेगा, अरब प्रायद्वीप है यहाँ पे भी आपको ज्वालामुखी कुछ देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपको ज्वालामुखी यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। तो इस डायग्राम में ये बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे भूकंप आपको देखने को मिल सकते हैं और मिलते हैं। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे वो क्या है? ज्वालामुखी से निर्मित क्या लैंडफॉर्म्स या ज्वालामुखी से निर्मित स्थल आकृतियां। ज्वालामुखी बहुत सारी स्थल आकृतियों का निर्माण करता है। स्थल आकृति क्या होती हैं, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ज्वालामुखी क्या होता है। ज्वालामुखी में केंद्रीय जो विस्फोटक हैं उन कितने प्रकार होते हैं, सबसे ज्यादा विस्फोटक कौन सा होता है, क्यों वो सबसे ज्यादा विस्फोटक है, क्या उसमें अम्लीय होगा, क्या उसमें क्षारीय होगा, ये सब चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। आशा करता हूं मैं आप ये चीजें समझे भी होंगे। क्लास की पीडीएफ आपको पता है कहाँ मिल जाएगी? अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको पता ही है, आप सर्च करोगे मुकुल भारद्वाज ज्योग्राफी तो वहां पे आपको टेलीग्राम का लिंक या टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। साथ ही साथ ये बात फिर से मैं आपको दोहरा रहा हूँ, कौन सी बात? कि 7 तारीख, कौन सी तारीख? 7 तारीख आखिरी दिनांक है, 7 अप्रैल, थर्ड बैच में एडमिशन लेने की। मैं बार बार इसको आपको गोल्डन चांस कह रहा हूँ कि इसके बाद अगर आप 2024 का अटेम्प्ट दोगे तो वो सही समय है अभी बैच में एनरोल होने का। बाद में अगर आप एडमिशन लेते हो तो या तो आपकी तैयारी पहले से कुछ बेसिक आपका स्ट्रांग होना चाहिए, नहीं तो उतनी सुगमता के साथ आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। तो कोशिश करना कि आप इस बैच में एडमिशन ले लें अगर आपको 2024 का अटेम्प्ट देना है तो मिलते हैं कल ज्वालामुखी की स्थल आकृतियों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, नोट्स बनाते रहिए, रिवाइज करते रहिए और सेशन को लाइक कर दीजिए कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए कीजिए। साथ ही साथ चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब कर देना है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।